एक और राज्य आ रहा है, पश्चिम बंगाल, जहां पर मुझे पता है कि आपके अंदर ये कामना है कि वहां पर भी एक दिन बीजेपी की सरकार। ममता बनर्जी अभी से ललकार रही हैं कि अगर यहां पर आपने एसआईआर या कुछ किया तो लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, आपके खिलाफ दंगे हो जाएंगे। ऐसा बिहार में भी कहते थे, क्या हुआ? सब पर्चे डाल दिए और चुनाव भी हो जाएगा, बंगाल में भी हो जाएगा। सवाल डेमोग्राफी चेंज का है। आपने भी कई बार भाषणों में इसकी चर्चा की है, प्रधानमंत्री ने भी लाल किले के प्राचीर से चर्चा की घुसपैठियों की। अब इसमें क्या तरीका है, आप इसको कैसे आगे ले जाने की सोच रहे हैं? इसमें क्या आपका बड़ा, कैसे सख्त कार्रवाई करेंगे कि भाई नहीं ये इतने घुसपैठी, अब तो हम इनको अवैध घुसपैठियों को बाहर भेजेंगे? देखिए, हमने बहुत स्पष्टता से देश की जनता के सामने हमारे विचार रखेंगे। हम सबसे पहले इनकी पहचान करेंगे, फिर मतदाता सूची से इसको डिलीट करेंगे और फिर डिपोर्ट करेंगे। डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट जो आप कहते हैं, ये हमारा पार्टी का तय एजेंडा है और इसमें किसी को कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तान लगातार अफगान मूल के मुसलमानों को अपने देश से डिपोर्ट कर रहा है। ये कह रहा है कि वो इन मुसलमानों को अपने देश में शरण नहीं देगा, लेकिन वहां कोई इस कार्रवाई को धर्म के चश्मे से नहीं देख रहा। आज आपको भी ये सोचना होगा कि अगर पाकिस्तान जैसा कट्टरपंथी देश इस्लाम धर्म को मानने वाले अफगानिस्तान के मुसलमानों को अपने देश से बाहर निकाल सकता है, तो हमारे इस धर्मनिरपेक्ष देश में घुसपैठियों का मुद्दा सांप्रदायिक क्यों हो जाता है? आज भी तालिबान के साथ हुए सैन्य संघर्ष के बाद पाकिस्तान ने अपने देश में रह रहे 14 लाख, नंबर नोट कर लीजिए, 14 लाख अफगान मुसलमानों को वापस अपने देश जाने के लिए कह दिया है। और यह भी तब हो रहा है जब पाकिस्तान में अफगानिस्तान के 35 लाख लोग रहते थे, जिनमें से लगभग 21 लाख घुसपैठियों को पाकिस्तान पहले ही निकाल चुका है। और यहां बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। जो ये मुस्लिम बिरादरी की बात होती है, तो आप देखिए ईरान, जो एक इस्लामिक देश होते हुए भी अफगानिस्तान के मुस्लिम शरणार्थियों को अपने देश से वापस जाने के लिए कह रहा है। और एक नए आदेश में ईरान की सरकार ने कह दिया है कि अफगानिस्तान के जिन शरणार्थी बच्चों को वहां शिक्षा दी जा रही है, उस पर रोक लगाई जाएगी और अफगानिस्तान के एक एक मुस्लिम परिवार को वहां से वापस जाना होगा। और अब तक पाकिस्तान और ईरान से कुल 23 लाख मुस्लिम वापस अफगानिस्तान आ चुके हैं। लेकिन जब भी भारत में घुसपैठियों का मुद्दा उठता है, तो कुछ नेता इसमें घुसपैठियों का धर्म लाकर इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना देते हैं। और हमारे देश में असल में इस मुद्दे की गंभीरता को चंद वोटों के लिए कम कर दिया जाता है। आज जरा हम आंकड़ों से भी इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या घुसपैठियों के कारण बिहार और पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी ही बदल गई है। पश्चिम बंगाल के जिन जिलों की सीमा बांग्लादेश से लगती है, ये देखिए, या जो जिले बांग्लादेश की सीमा के पास हैं, वहां साल 1991 से 2011 के बीच जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है। जबकि जिन जिलों की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, वहां की जनसंख्या में तो इन जिलों के मुकाबले बहुत कम वृद्धि हुई। जैसे साल 1991 से 2011 के बीच, समझ लीजिए लगभग 20 साल, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर की आबादी में 50% का इजाफा हुआ, वृद्धि हो गई। मुर्शिदाबाद 50% की वृद्धि हुई, मालदा 51%, दक्षिण 24 परगना में 43%, उत्तर 24 परगना में 37% और दार्जिलिंग की आबादी में 42% की वृद्धि हुई है। और यह आंकड़े पूरे राज्य में हुई औसत वृद्धि से कहीं ज्यादा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल के इन जिलों से बिहार के जिन जिलों की सीमा लगती है, वहां भी औसत वृद्धि में ज्यादा जनसंख्या बढ़ी है। पूर्णिया, आइए सीमांचल के इलाकों की बात कर रहे हैं तो आपको पूर्णिया बताते हैं, जहां पर 35%, अररिया कितना इजाफा हुआ जनसंख्या में, 34%, किशनगंज 32% और कटिहार की आबादी में 31% की वृद्धि हुई। और इन आंकड़ों से तो यही पता चलता है कि बाकी जिलों के मुकाबले इन जिलों की आबादी बढ़ने की दर ज्यादा रही है। और अब सरकार ये कह रही है कि इसके पीछे घुसपैठिए एक बड़ी वजह है। सबसे पहले आप ये सुनिए कि गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे को लेकर क्या कहा और वो उन
जो अर्बन नक्सल को चेतावनी क्या दे रहे हैं, जो नक्सलवादियों को आर्थिक और हर तरीके से वैचारिक मदद सब पहुंचाते हैं। नक्सलवाद के मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि इस बार 2 फेजेस में चुनाव हो रहा है बिहार में। इससे पहले 6 फेज में भी हुआ है, 5 में हुआ है, 3 में हुआ है, 2 फेज में हो रहा है। तो इसी पर मेरा प्रश्न है, गढ़चिरौली और तमाम इलाकों में हमने देखा है पिछले दिनों बदलाव, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है सर जो ये मानता है कि 2026 की आप मार्च की डेडलाइन दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि उनके क्या ह्यूमन राइट्स नहीं है, आप उनको किस दबाव में डाल रहे हैं, आप उनको बहुत सारे चैलेंज। हथियार रखना ह्यूमन राइट होता है क्या? ये कहां व्याख्या पढ़ ली आपने? कोई हाथ में हथियार रखे ह्यूमन राइट है? एक कौन से पुस्तक से ह्यूमन राइट की व्याख्या लाई है? उनके ह्यूमन राइट है, इसीलिए कह रहा हूं कि हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आपके सारे अधिकार मिलेंगे। आप चुनकर गांव के सरपंच बनिए, तहसील पंचायत में आइए, जिला पंचायत में आइए, आपकी आवाज मुखर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हथियार लेकर दूसरों के प्रति हिंसा करना, ये देश का संविधान परमिट नहीं करता है। और अगर हथियार हाथ में है तो उनसे कोई बात नहीं होगी। नक्सलियों से सिर्फ लड़ाई है, उनको सिर्फ ये करना है, या जो इंटेलेक्चुअल्स उनको सपोर्ट करते हैं? इसीलिए ये मैंने प्रश्न किया था। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स इस देश में हैं जो उनके सपोर्ट में है। क्या गृह मंत्री जी का नजर देखिए, उधर भी है? जब तक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी तक ही इंटेलेक्चुअल सीमित रहेंगे, कोई आपत्ति नहीं। मगर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कर कर नक्सलियों के साथ रिश्ते भी रखेंगे, उनका वित्त पोषण करेंगे, उनको मॉरल बूस्टअप करेंगे, तो आपत्ति में आएंगे। तब उनके खिलाफ भी एक्शन होगा? किसी के भी खिलाफ होगा, आपके खिलाफ भी हो सकता है अगर आप वित्त पोषण करते हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद पर सरकार के कड़े और सख्त रुख को सामने किया। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद आज छत्तीसगढ़ में 210 नक्सलियों ने भारत का संविधान हाथ में लेकर पुलिस को अपने 153 हथियार सौंप दिए। इन हथियारों में 19 AK-47 राइफल्स भी थी। आपको भारत की नई तेजस शक्ति के बारे में जरा बताते हैं। आज भारत में बने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने अपनी पहली उड़ान भरी। गर्व से देखिएगा इन तस्वीरों को। इस उड़ान ने भारतीय वायुसेना को एक नई शक्ति दी और दुश्मनों को बड़ी चेतावनी दी। लेकिन बड़ी खबर क्या है, हम चाइना से ऊपर पहुंच गए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक यूनिट ने इस स्वदेशी फाइटर जेट ने उड़ान भरकर रक्षा क्षेत्र में भारत की स्वदेशी ताकत का प्रदर्शन किया। कुछ हफ्ते पहले भारतीय वायुसेना ने MiG-21 को रिटायर किया और उसकी सेवाएं समाप्त होने के बाद से ही वायुसेना को नए फाइटर जेट्स की जरूरत थी और अब इसकी कमी तेजस MK-1A पूरा करेगा। तेजस के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ी है। आज तेजस की पहली उड़ान के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। सबसे पहले हम आपको तेजस के शानदार स्वागत की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि तेजस के सम्मान में सुखोई 30 फाइटर जेट, HTT-40 ट्रेनिंग जेट ने भी उड़ान भरी। और ये यकीन मानिए कि भारत के लिए गरिमामय का पल है, ये गौरवपूर्ण पल है। तेजस MK-1A की खासियत देखने के बाद कई देशों ने इसे खरीदने की इच्छा भी जाहिर की। अब देखिए कैसे ये भारत के लिए दो तरफा ताकत है। मलेशिया हो, कई सारे देश हैं, मलेशिया हो, अर्जेंटीना हो, इजिप्ट, नाइजीरिया, फिलीपींस जैसा देश और इंडोनेशिया जैसे देश तेजस फाइटर जेट आज भारत से खरीदना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने दिखाया था कि वो दुश्मनों पर घातक हमला करने में सक्षम है और उसे रोकना बहुत मुश्किल। इसी वजह से दुनिया भर के देश भारत में बने फाइटर जेट्स खरीदना चाहते हैं। ये देश भारत की वायु शक्ति का आज लोहा मान रहे हैं और अब भारतीय वायुसेना के एक नई उपलब्धि हासिल कर ली है। दूसरे नंबर पर रशिया, लेकिन तीसरे नंबर पर चाइना नहीं, भारत है और चाइना चौथे नंबर पर पहुंच गया है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने 103 देशों की वायुसेना की शक्ति को मापा था। इस दौरान उसने केवल फाइटर जेट्स की संख्या ही नहीं देखी, बल्कि कई सारे फैक्टर्स का परीक्षण किया। यह संस्था वायुसेनाओं को कुछ खास पैमानों पर मापती है और इसके बाद
उन्हें रेटिंग पॉइंट्स देती है। इसमें यह संस्था वायुसेनाओं की हमला करने की क्षमता के अलावा रक्षा करने की क्षमता भी देखती है और वायुसेना में लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, आधुनिकीकरण हो, मॉडर्नाइजेशन, ऑपरेशनल ट्रेनिंग, इनसे जुड़ी तमाम बातों को भी ध्यान में रखा जाता है और इसी के आधार पर किसी भी देश की वायुसेना को रेटिंग पॉइंट्स दिए जाते हैं। और इन्हीं पैमानों पर आंकते हुए इस रिपोर्ट में अमेरिकी वायुसेना को दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेना माना गया है। उसे 242.9 रेटिंग, 242.9 रेटिंग दी गई है। इसके बाद है रशिया लगभग आधे पर 114.2, फिर भारत है 69.4 पर और उसके बाद चाइना है चौथे नंबर पर 63.8 की रेटिंग के साथ। यानी यह संस्था मानती है कि भारतीय वायुसेना चाइना की तुलना में ज्यादा ताकतवर, ज्यादा मॉडर्न यानी आधुनिक और भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचने वाली वायुसेना है। इसके मुताबिक भारतीय वायुसेना के पास 543 लड़ाकू विमान है, जबकि चाइना उससे कहीं ज्यादा 2184 लड़ाकू विमान है। लेकिन उसका कहना है कि भारतीय वायुसेना ने भविष्य को देखते हुए 349 लड़ाकू विमानों को जोड़ने की तैयारी की है, जबकि चाइना ने इसको लेकर कोई तैयारी की ही नहीं है। चाइना अपनी वायुसेना को अपग्रेड करने, एडवांस टेक पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, जबकि भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने पर ही नहीं बल्कि अपने पायलट्स की ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट पर भी ध्यान दे रहा है। इसी वजह से भारतीय वायुसेना सटीक हमले करने के साथ साथ दुश्मन के हमले पर तेजी से प्रतिक्रिया देने में चाइना से बेहतर हो गई है। यहां हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की वायुसेना टॉप 10 में भी नहीं है। इस सूची में पाकिस्तान की वायुसेना का नंबर क्या है? 18वें नंबर पर है। कल धनतेरस है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ होता है। लेकिन हाल फिलहाल में सोना और चांदी की कीमतों में आए जबरदस्त उछाल के बाद ऐसा लग रहा था कि इस बार सोना चांदी की खरीदारी कम होगी। लेकिन द ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन का अनुमान है कि इस बार धनतेरस पर 50,000 करोड़ रुपए का सोना चांदी खरीदा जा सकता है। यह अनुमान सभी को हैरान कर रहा है क्योंकि सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर है। बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत इस वक्त कितनी है? करीब 1,31,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी की कीमत 1,84,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। सोने चांदी की इन बढ़ी हुई कीमतों की वजह से माना जा रहा था कि इस बार सोने चांदी की खरीद में कमी आएगी, लेकिन ज्वेलर्स और खरीदारों ने सोना चांदी खरीदने का तोड़ निकाल लिया है। द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एंड द ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन ने सोना चांदी के बाजारों पर एक सर्वे किया। इस बार लोगों में सोने चांदी के सिक्कों की डिमांड ज्यादा है। लोग निवेश के तौर पर सिक्के ज्यादा खरीद रहे हैं। इसके अलावा ग्राहक सोने चांदी की कम वजन वाली ज्वेलरी खरीद रहे हैं। ज्यादा वजन, ज्यादा कैरेट वाली गोल्ड ज्वेलरी में लोगों की रुचि कम हुई है। सर्वे में यह भी पता चला कि शादियों के लिए भी कम वजन वाली ज्वेलरी ही खरीदी जा रही है। सर्वे के मुताबिक खरीदार धनतेरस पर अपनी परंपरा नहीं छोड़ना चाहते। वो कम वजन वाली ज्वेलरी हो, सिक्के हो, सब खरीदकर धनतेरस और दिवाली मनाना चाहते हैं। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें IRCTC के कर्मचारी आपस में ही बुरी तरह मारपीट कर रहे हैं और एक दूसरे पर लात घूसे बेल्ट बरसा रहे हैं। अब ये देखिए लड़ाई। वीडियो में नजर आ रहा है कि वंदे भारत ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है और प्लेटफॉर्म पर IRCTC के कर्मचारी अचानक से मारपीट करने लगते हैं। ये दो गुटों में बढ़ जाते हैं और एक दूसरे की पिटाई शुरू कर देते हैं। इस मारपीट को देखकर स्टेशन पर मौजूद वेंडर और यात्री बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये एक दूसरे पर बुरी तरह बेल्ट चलाते हैं, डस्टबिन मारते हैं। इनकी इस मारपीट को देखकर कोई बीच बचाव की कोशिश भी नहीं कर पाता। इस मारपीट की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन रेलवे प्रशासन इसकी जांच कर रहा है। ट्रेन से ही जुड़ा एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ट्रेन में खड़ी एक महिला दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन पर पत्थर फेंकती है, जो सामने वाली ट्रेन के लोको पायलट के सामने शीशे में लग जाता है।
चलती ट्रेन में ये महिला दरवाजे के किनारे पर खड़ी हो जाती है और हाथ में पत्थर लेकर दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन का इंतजार करती है। जैसे ही ट्रेन एकदम नजदीक आती है, तेजी से पत्थर मारती है। पत्थर फेंकने के बाद ये महिला ट्रेन की तरफ उंगली से इशारा करती हुई कुछ कहती है जो कि साफ नहीं है। कोई इस पूरी घटना का वीडियो बना लेता है। ये पत्थरबाजी बेहद खतरनाक है, जिससे दुर्घटना भी हो सकती थी या ट्रेन के लोको पायलट को गंभीर चोट लग सकती थी। ये यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद खतरनाक है। दिवाली पर एक बार फिर से अयोध्या में भव्य आयोजन हो रहा है। इस बार दीपोत्सव को पहले में ज्यादा शानदार बनाने की तैयारी की गई है। कैसे? 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक अयोध्या में दीपोत्सव 2025 मनाया जा रहा है, जिसके तहत अयोध्या में 22 झांकियां निकाली जाएंगी और इसके अलावा 5 देशों रशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका और नेपाल की रामलीलाओं का मंचन भी किया जाएगा। इस बार के दीपोत्सव को यादगार बनाने के लिए कुछ नया ट्राई किया गया है और इसके तहत इन सभी देशों के कलाकार हों, भारतीय कलाकारों के साथ वो मिलकर रामायण के अलग अलग हिस्सों का मंचन करेंगे। सिर्फ यही नहीं, इस बार भगवान राम की यात्रा में 100 बच्चों की वानर सेना तैयार की गई है, जो विशेष तौर पर बनाए गए पुष्पक विमान से उतरकर राम की पैड़ी तक जाएगी। पिछले 9 वर्षों में अयोध्या में भव्य दीपावली का आयोजन किया जा रहा है और इस बार भी दीपावली के उत्सव में कोई कसर नहीं रखी गई। अब हम आपको अयोध्या के दीपोत्सव 2025 की तैयारियां जरा दिखाते हैं। कीर्तिमान स्थापित करने के लिए 26,101,000 लगभग दियों को जलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए राम की पैड़ी की 56 घाटों पर 28 लाख दिए बिछाने का कार्य शुरू हो गया है। और आप अगर मेरे इर्द गिर्द देखेंगे तो तमाम आपको इस प्रकार के दिए दिखाई पड़ेंगे। इस बार कुछ बदलाव ये है कि जितने रोज हैं उनमें अलग अलग डिजाइन के आपको दिए दिखाई पड़ेंगे। इस बार राम की पैड़ी पर दियों के अलावा पुष्पक विमान और रथ भी लगाया गया है। सबसे आकर्षक जो लोगों को कर रहा है वो है पुष्पक विमान, जो सेल्फी पॉइंट भी इस समय बन गया है। सामने आपको कई राजा महाराजा दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि सबसे पहले यहाँ पर स्वागत के लिए खड़े हैं अयोध्या में, जब रामचंद्र माता सीता के साथ आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ भी काम चल रहा है और सजावट इस वक्त राजाओं की चल रही है। आगे भरत शत्रुघ्न दिखाई पड़ रहे हैं, पीछे अन्य अयोध्या के राजा। अब आगे रथ पर आप आते हैं तो रथ पर आपको दिखाई पड़ेंगे श्री रामचंद्र और सीता माता, और सबसे आगे आपको जय श्री राम का ध्वज लिए खड़े नजर आएंगे बजरंग बली पवन पुत्र हनुमान।